1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में एक चीज़ छूटा था, और वो है आपका बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक ने जो है इस अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा। क्या कहा? बिना सूरज का सवेरा। अब बताइए, हो सकता है क्या कभी बिना सूरज का सवेरा? नहीं। तो एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा इसमें, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा। बिना सूरज का सवेरा कहा। बिना सूरज का सवेरा कहा। ठीक है। अब उसके बाद से ये तो बता ही दिए थे आपका साइमन कमीशन वाला, तो लिखवाए थे कुछ कि नहीं लिखवाए थे? साइमन कमीशन कुछ नहीं लिखवाए थे? लिखवा दिए थे हम, पूरा लिखवा दिए थे। साइमन कमीशन का दायरा पूरा हो चुका है। अब देखो 1935 का बताना है हमको। 1935 का अधिनियम आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है। 1935 के अधिनियम को आपको जो है बताना है। लेकिन इससे पहले 1919 में ही 1919 में भी एक और पॉइंट है। ठीक है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, अगला लिख लीजिएगा इसी में, भारत में लोकसभा अध्यक्ष, भारत में लोकसभा अध्यक्ष, भारत में लोकसभा अध्यक्ष, भारत में लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? स्पीकर। कौन है इस समय? ओम बिरला। ठीक है ना। ओम बिरला जो है इसके क्या है? स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है। 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी चल रही है आपकी? 17वीं लोकसभा। तो 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है आपके? ओम बिरला। ठीक है ना। आप अगर पूछा जाए यहीं पे कि पहले कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के जो पहले स्पीकर है ना, अध्यक्ष जो है, उनका नाम है जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष जिसको क्या कहा जाता है? स्पीकर। जो बैठा होता है ना, बोलता है, वही आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है। बाकी सब जो है और जितने भी आपके गवर्नर हो गए, ठीक है, सीएम हो गए, पीएम हो गए, वो सभी बैठे रहते हैं और उनकी बातों को सुनता है। ठीक। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं हम लोग। डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पद सृजित किया गया, का पद सृजित किया गया, का पद सृजित किया गया। अगला लिखिएगा, भारत में उदार, हेडिंग दिवाए का हम, हेडिंग दिवाए एक जगह नहीं है, नहीं, इसी में लिखिए भारत में उदार 1919 का ही है। लिखिएगा भारत में उदार तानाशाही, भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति, जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, के उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, अंत को दर्शाता है। उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को क्या करता है? दर्शाता है। कौन सा अधिनियम? आपका 1919 का अधिनियम। ठीक है। नहीं, अब नहीं है, बस यही लास्ट था इसका। अब चलेंगे हम लोग 1935 वाले पे। तो इसको पहले बात करेंगे, कुछ बताए थे पॉइंट इसमें ना 1935 वाले में। ठीक है।
हाँ, और भी था उसमें, वो नहीं याद है। सबसे पहले बात ये थे कि संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो वो 1935 का ही पड़ा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से प्रश्न आपका बनता रहता है, पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। मिटा दें इसको और बताते हैं 1935 का अधिनियम क्या होता है। यहाँ पे समझ रहे हैं ना, उदार, उदार माने होता है दयालु होता है, तानाशाही आप जानते ही हैं, और जिम्मेदार सरकार, किसी भी कार्य के प्रति जिम्मेदार जो सरकार होती है, के उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, ठीक है। कौन? 1919 का अधिनियम। तानाशाही, हमारी मर्जी चलेगी, हम जो चाहेंगे वही होगा। हिटलर, नाम सुने हिटलर का? कहाँ का था जी हिटलर? जर्मनी का? जर्मनी का था ना, बहुत ही खतरनाक था। द्वितीय विश्व युद्ध होगा इसी 1935 में देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध होगा ना, तो उसी में जो है भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए भारतीयों के द्वारा जो है ये सोच रहे थे अंग्रेज कि नहीं जो है इनको भी क्या कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए और द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया जाए, तब जाके इनको संविधान बनाने की अनुमति दी जाए। आगे पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। मिटाए इसको, तेज लिखिए थोड़ा सा, अब समझिए, केवल कलम मत चलेगा, ठीक है ना। हाँ, केवल समझना है। 1935 का एक एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिए। 1935 का अधिनियम, ठीक है। सबसे पहला बात किए थे इसमें कि 1935 में जो है संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव। क्या हो रहा है सर? संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, इसलिए इसको हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? लघु संविधान। लघु संविधान, इसका मतलब होता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सभी को पता है ना इसकी मीनिंग? हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है मीनिंग पता होना चाहिए। अब ये नहीं कि संविधान पढ़ रहे हैं इसका जो है मीनिंग नहीं पता है क्या होता है, ठीक है। हाँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं लघु संविधान, ठीक है, ये लघु संविधान। तीसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि प्रांत में द्वैध शासन क्या कर दिया गया था, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। प्रांत का द्वैध शासन किसका था उपज? 1919 का। प्रांत में क्या था? द्वैध शासन 1919 का था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अनुसार, ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन किस में आया? 1935 में आया। तो 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आया, इसका मतलब कि प्रांत में द्वैध शासन यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अगला पॉइंट कि प्रांत में, ठीक है, प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। और ये था 1919 का, इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, ठीक है। चौथा पॉइंट कि प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता मतलब समझ रहे हैं? स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्ता का अर्थ होता है, स्वायत्ता का मतलब होता है सीधा संप्रभु। स्वायत्ता का मतलब क्या होता है? संप्रभु होता है, यानी कि अपने द्वारा स्वयं से खुद से निर्णय लेना, ठीक है। तो ये प्रांतीय स्वायत्ता किसके तहत हुआ? 1935 के तहत हुआ। बताया था ना स्वायत्ता क्या होता है? संप्रभु होता है। असंप्रभु कौन होता है? जो खुद से निर्णय लेता है, ठीक। उसके बाद से अगला जो पॉइंट है इसमें, अगला यहाँ पे आता है आपका केंद्र में द्वैध शासन लागू। अब केंद्र में क्या हो जाता है? केंद्र में जो है आपका द्वैध शासन लागू हो जाता है। केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन लागू। फिर से इसी में बात करें हम लोग तो एक होगा आपका अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति का मतलब है जो इस पर जो है केंद्र, आपका केंद्र का दबदबा इस पर रहता है। किस पे? अवशिष्ट शक्ति पे बात करेंगे। अवशिष्ट शक्ति क्या होती है, बस ये इतना याद रखना है कि अवशिष्ट शक्ति जो होती है किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। और ये किस अधिनियम के तहत? 1935 का अधिनियम, ठीक है। उसके बाद से जो है अगला इसमें आता है
प्रस्तावना विहीन एक्ट, प्रस्तावना आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तावना विहीन अधिनियम पूछा जाता है कि प्रस्तावना विहीन अधिनियम कौन सा है, तो क्या बताएंगे हम लोग, ये है आपका 1935। प्रस्तावना विहीन का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रस्तावना छोड़ दो, रहने दो ना, क्या करे आ रहा था। प्रस्तावना विहीन अधिनियम इसको कहा जाता है। प्रस्तावना विहीन का मतलब प्रस्तावना का इसमें शामिल जिक्र ही थोड़ा सा भी नहीं हुआ, इसलिए इसको प्रस्तावना विहीन अधिनियम भी हम कहते हैं। ठीक, तो पहला संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, 1935 का, इसलिए इसको क्या कहा गया, लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रांत में क्या हुआ, द्वैध शासन समाप्त हो गया और केंद्र में द्वैध शासन क्या हो गया था, लागू हो गया था। यहीं पे प्रांतीय स्वायत्ता बताए थे, संप्रभु, स्वायत्ता का मतलब क्या होता है, संप्रभु होता है, संप्रभु होता है। ठीक है, खुद से निर्णय लेना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ से ख़त्म हो गया था तो यहाँ की ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। अब उसके हाथों में शासन था ना, इसका मतलब वो विक्टोरिया अब क्या हो गई थी, संप्रभु हो गई थी, खुद से निर्णय ले रही थी ना, जो उसने कहा वही होगा। किसी दूसरे के द्वारा कहे गए बात को तो एक्सेप्ट नहीं करती थी, अपने अकॉर्डिंग वो दे रही थी। ठीक है, जो भी शासन व्यवस्था को चलाना होता है, तो इसलिए इसको स्वायत्ता संप्रभु कहा जाता है। संप्रभु जानते हैं, एक आंतरिक होता है और एक क्या होता है, बाह्य होता है। केंद्र में द्वैध शासन हो गया आपका, और शिष्ट शक्ति किसके पास होती है, केंद्र के पास होती है। और प्रस्तावना विहीन अधिनियम पूछा जाए तो कौन सा होगा आपका, 1935 का अधिनियम। उसके बाद से अगला जो है अखिल भारतीय महासंघ, एक नाम आएगा अखिल भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ। देखिए, अखिल भारतीय महासंघ का केवल जिक्र ही यहाँ पे हुआ था, ये लागू नहीं हुआ था, मतलब ये निर्मित ही नहीं हो पाया, केवल इसका जिक्र आया था कि यहाँ पे अखिल भारतीय महासंघ की भी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी, पर ये लागू आपका नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद से यहीं पे जो है फेडरल कोर्ट 1773 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ना, और यहाँ पे एक कोर्ट आएगा जिसका नाम है 1774 में, वही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। क्या, अरे सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट उसी को बोलते हैं, जिसका भूल जाती है क्या, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय तो हाई कोर्ट हो जाएगा ना, हाँ सर, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और यहाँ पे जो आएगा फेडरल कोर्ट। देखिए, उच्च न्यायालय और फेडरल कोर्ट में क्या अंतर है अभी बताएंगे। फेडरल कोर्ट यानी कि फेडरल कोर्ट की यहाँ पे स्थापना हुई, और उस समय 1774 में जो अपेक्स न्यायालय था, क्या था, अपेक्स न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट था, उसमें जो है कितने सदस्य थे आपके, 4। पहले का अध्यक्ष का नाम क्या था, एलिजा इम्पे, पहले का नाम क्या था, एलिजा इम्पे था। यहाँ पे फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। इसमें जो सदस्य हैं वो आपके 7 सदस्य हैं, कितने हैं, 7 सदस्य हैं, और 7 सदस्य में तो एक चीफ जस्टिस होगा ना, चीफ जस्टिस का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम है सर मोरिस गोयर, सर मोरिस गोयर, सर मोरिस गोयर। ठीक है, कौन है आपके, सर मोरिस गोयर। ठीक है, ये है इसके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसमें 2 भारतीय थे जिनका नाम है जैकब और सुल्तान, जैकब और सुल्तान। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जैकब और सुल्तान, तो जैकब और सुल्तान 2 इसमें भारतीय भी आपके शामिल थे, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान ये है आपके सुल्तान। तो जैकब और सुल्तान 2 भारतीय भी थे आपके, किसमें, इस 7 सदस्य में। चीफ जस्टिस का आपके सर मोरिस गोयर थे। ठीक है, और जैकब और सुल्तान 2 क्या थे इसमें, भारतीय भी थे आपके। 3 दोनों का भी नाम हमको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद से अब जो है आरबीआई का नाम सुने होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसी एक्ट के तहत जो है अब आरबीआई की क्या होती है, स्थापना, आरबीआई की स्थापना होती है। अब पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना जो है किस के सिफारिश पर होती है,
आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश पर होती है? तो उसका नाम आता है यंग हिल्टन क्या है? यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, इसी के सिफारिश पर जो है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना। अब पूछा जाता है किस एक्ट के तहत किस एक्ट के तहत? तो ये एक्ट का नाम है 1934 का अधिनियम है। 1934 के अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 को जो है इस आरबीआई की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। समिति कौन सी है? यंग हिल्टन आयोग। इसकी सिफारिश पर जो है 1934 के अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, एक आयोग होता है ना, जैसे कमेटी होती है, एक सदस्य होते हैं, आयोग होता है। ठीक है, उस आयोग में बहुत सारे लोग होते हैं। नहीं, बकलोल, दूसरा नाम कहाँ से आएगा? जो नाम में रहा है वही ना रहेगा आपका। ठीक है, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है ना 1934 का अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, यस, देखिए यहाँ पे इस यंग हिल्टन आयोग को जो है हम लोग शाही आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शाही आयोग। इसको शाही आयोग के भी नाम से जाना जाता है, शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग। उसी की सिफारिश पर 1934 में 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि बताइए इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो उसका नाम आएगा ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ। तुम लोगों का अरे सब याद हो जाएगा, कौन दिक्कत नहीं, सब याद हो जाएगा। गोयार है, गोयार, सर मॉरिस गोयार। ठीक है, सर ओसबॉर्न स्मिथ। इतना चीज़ें हैं, अभी इसके आगे और भी हैं। अब सूचियाँ देखेंगे हम लोग, संघ सूची। ये वाला अच्छा, उधर वाला नहीं है, रुकिए देख लीजिए। ये तो समझ में आ रहा है, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रांत में द्वैध शासन क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, और केंद्र में द्वैध शासन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, और प्रांतीय स्वायत्तता भी किससे संबंधित है? 1935 का अधिनियम से। फिर से जो है आपका अवशिष्ट शक्ति किसके पास होता है? केंद्र के पास होता है। प्रस्तावना विहीन अधिनियम कौन सा है? 1935 का अधिनियम। अखिल भारतीय महासंघ लागू नहीं हो पाया, निर्मित नहीं हो पाया था, किसके तहत? 1935 के तहत। उसके बाद से अगला जो है फेडरल कोर्ट की क्या होती है? फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें कितने सदस्य थे? 7। एक मुख्य न्यायाधीश जिसमें नाम आता है चीफ जस्टिस सर मॉरिस गोयर। सर मॉरिस गोयर, सर मॉरिस गोयर। ठीक है, मॉरिस बोले चाहे मॉरिस बोले, ठीक है ना? सर मॉरिस गोयर, सर मॉरिस गोयर आ जाएगा ना? हाँ, उसके बाद से आरबीआई की स्थापना। हाँ, 2 भारतीय, जैकब और सुल्तान। जैकब और सुल्तान, तो जैकब और सुल्तान इसमें 2 भारतीय भी थे। अब यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो है 1934 के अधिनियम द्वारा, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश द्वारा जो है 1934 के अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या होती है? स्थापना होती है, जिसमें आरबीआई के पहले अध्यक्ष जो है वो आपके ओसबॉर्न स्मिथ हैं। कौन है? ओसबॉर्न स्मिथ अध्यक्ष बोले, या गवर्नर जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? गवर्नर। आरबीआई के जो गवर्नर थे, पहले गवर्नर, वो कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। समझ में आया? हाँ, ओसबॉर्न स्मिथ थे। अब उसके बाद से जो है सूचियाँ। अब देखिए सूचियाँ, थोड़ा सा बात करें हम लोग सूची। तो सूचियाँ आपकी 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है आपकी समवर्ती सूची, और एक होती है प्रांतीय सूची। 3 सूचियाँ थी, और पूछा जाता है कि बताइए इन 3 सूचियों में कितने कितने विषय थे आपके? तो हम तीनों लिखते हैं। ठीक है, जवाब नहीं है ना? पहला है आपका संघ सूची, संघ सूची।
अब देखिए संघ सूची में जो विषय थे वो आपके 59 थे। कितने विषय थे? 59 विषय थे। ठीक है, ये कितने थे आपके? 59। उसके बाद से आता है दूसरा जो है आपका समवर्ती सूची। दूसरा क्या आता है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो है अगर विषय इसमें पूछा जाए तो इसमें है आपके 36 विषय। और तीसरा होता है आपका वो है कौन सा? प्रांतीय सूची। ये है प्रांतीय सूची। इसमें जो विषय की संख्या है वो आपकी 54 है। तो ध्यान रखिएगा, संघ सूची में कितना होगा? 59, समवर्ती में 36, प्रांतीय में 54। ठीक है, ठीक है ना? 3 सूची अभी हो गई। तो 3 सूची अभी बनी थी किसके अंतर्गत? सर 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से अगला पॉइंट इसमें और आएगा। और जगह कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे बर्मा। बर्मा नाम सुने हैं? बर्मा किसको कहा जाता है? म्यांमार को। म्यांमार को कहा जाता है। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? मैं दूसरी लगे बस को नहीं भूला जाओगे। बर्मा को भारत से अलग किया गया था। भारत से क्या किया गया था? अलग। बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1935 के। और बर्मा को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? म्यांमार। ये देश है, जानते हैं ना? हाँ, देश है आपका। कब किया गया था ये भी पूछा जाता है। तो ये किया गया था आपका 1937 में। कितने में? 1937 में। 1937 में। ठीक है, 1937 में जो है भारत से इसको क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। उसके बाद भारत परिषद का यहाँ से अंत भी हो गया। हाँ जाइए, जाएंगे। तो ये बताइए पूरा समझ में आया है? मिटाएं एक बार, ऐसे बोले। नमवा ट्रिक से कोई चीज़ नहीं होता है। काहे नहीं हिस्ट्री में कहते खाली ट्रिक को बता दीजिए बस काम हो जाएगा। काहे झूठों का इतना बकवास कर रहे हैं? ट्रिक से आप पढ़ेंगे कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम मानते हैं कि जो शब्द हैं उनकी ट्रिक्स बनाकर आप याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिक्स काम करने वाली नहीं है। यहाँ पे कौन सा ट्रिक बनाओगे? जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं खुद दूंगा वहाँ पे, लेकिन ये सब आपको जानना पड़ेगा पूरा अच्छे से। अब इसमें ट्रिक्स कौन सा है? हाँ, इसमें ट्रिक्स कौन सा जो हो रही है? हो गया। अभी और चीज़ें हैं यहाँ पे। तो 1 अप्रैल 1937 को लागू कर दिया गया कौन सा? हाँ, अरे आरबीआई की स्थापना नहीं, बर्मा को भारत से अलग किया गया था ना 1 अप्रैल 1937। ठीक है, हाँ 37 में 1937 में जो है बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। अब उसके बाद से आएगा जवाहरलाल नेहरू का कथन। जैसे अभी पढ़े थे हम लोग किनका कथन? देखिए क्या क्या पढ़े? मिंटो का कथन पढ़े हैं। मिंटो ने क्या कहा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। गांधी जी ने क्या कहा था? यह सर्वनाश का अधिनियम है। कौन सा अधिनियम? 1909 के अधिनियम को बोले थे ना। हाँ, 1909 के अधिनियम को। और उसके बाद से और किसी का कथन? अब 1919 का आता है। 1919 में जो है कौन आपके दिए थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा कि यह अधिनियम जो है बिना सूरज का क्या है? सवेरा है। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू का कथन आता है इस एक्ट का तहत। कौन सा एक्ट? 1935 का अधिनियम। तो इसमें कहा इन्होंने कि यह एक ऐसी कार है जिसके ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ब्रेक है उसमें पर इंजन नहीं है। तो इसको बोला था 1935 को। किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का कथन क्या है? एक ऐसी कार जिसके ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। भाई साहब इंजन क्या है? रहित है। ठीक है, इंजन ही नहीं है। अच्छा कुछ पूछ रहे हैं, जरा बताइए हमको।
विभागीय प्रणाली की जो है किस में शुरुआत हुई थी, किस अधिनियम के तहत? विभागीय प्रणाली, एक विभागीय और एक मंत्रिमंडल व्यवस्था बनी थी ना। हट बकलोल कुछ पढ़ते हो। 1861, 1861 में देखिए विभागीय प्रणाली। अब उसके बाद से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस में हुई थी? हाँ 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या हुई थी शुरुआत? मुस्लिमों के लिए वोट मुस्लिम ही करेगी। उसके बाद से बीओडी और बीओसी को किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया इसे? 1858। 1858 में समाप्त कर दिया गया था बीओडी और बीओसी को। तो वो है ना साफा खत्म। उस साफा बोलेंगे तब बोलेगी। आप किस अधिनियम के तहत आया था ये? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बीओडी और बीओसी भी आ गया था यहाँ पे। 1773 के तो केवल बीओडी ही था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जो है के तहत जो है बीओसी भी आपका शामिल हो गया इसमें। प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 का, खत्म 1935। केंद्र में द्वैध शासन 1935। ठीक है। राज्य परिषद का गठन, राज्य परिषद अरे के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद था ना, तो राज्य परिषद में 60 और केंद्रीय में 145। इसके कितना कार्यकाल? 5 वर्ष। उसका कितना कार्यकाल? 3 वर्ष। ये सब पता होना चाहिए तुम लोग। अब खत्म हो जाता है 1935 का अधिनियम पूरा समाप्त। ठीक है, 1935 का अधिनियम पूरा क्या हो गया? समाप्त हो गया। हाँ एक चीज और है इसी 1935 का अधिनियम में भी, ये भी है। देखो इसी 1935 को हम लोग संविधान का पूर्वगामी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्वगामी। पूर्वगामी का मतलब जो पहले से है, अरे वही पूर्वगामी, उसी को जोड़ देते हैं कहीं में। जाने वाला पहले से जो बना हुआ है ना अधिनियम जो है आपका चल रहा है, वही उसी को पूर्वगामी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पूर्वगामी इसको माना जाता है। ठीक है। और भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक 1935 का अधिनियम से लिया गया है। लगभग 395 अनुच्छेद वर्तमान में है ना। ऐसे तो देखेंगे उप अनुच्छेद तो बहुत सारे हो जाएंगे इसके, लेकिन 395 अनुच्छेद है। उस 395 में से लगभग नियर अबाउट 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो आपके 1935 से ही दिए गए हैं। किसे? 1935 से 250 प्लस अनुच्छेद आपके। ठीक है। कुछ परिवर्तन करके कुछ शब्दों को वैसे के वैसे ही उठा लिए गए हैं, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है उसमें। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा या भाग। भारतीय संविधान का संरचनात्मक ढांचा या भाग किसको कहा जाता है? 1935 का अधिनियम को। अब एक एक पॉइंट क्या करना है? लिखना है। हाँ एक चीज़ और था हम बताने वाले, एक और है। देखिए इसमें आपको बताया कि एक देखिए, हाँ यहाँ पे है एक फेडरल कोर्ट। क्या है? फेडरल कोर्ट। और एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ये होता है उच्चतम न्यायालय, और ये क्या होता है? फेडरल कोर्ट। संघीय न्यायालय इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? संघीय न्यायालय। ये तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये अंतिम होता है, निर्णय लेने वाला अंतिम होता है। ये अगर निर्णय अपना दे दिया तो इसके अलावा आप किसी भी न्यायालय में जो है उसको ले जाकर उस पर दूसरा निर्णय आप नहीं ले सकते, या दूसरा कोई इस पर निर्णय आप देगा ही नहीं। उसका फाइनल यानी कि फर्स्ट और लास्ट कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है। लेकिन ये जो फेडरल कोर्ट है ना, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है आपका। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में उस समय जो है ना एक संघीय एक न्यायालय था, प्रिवी काउंसिल जिसको हम लोग बोलते हैं। नाम सुने हैं? प्रिवी काउंसिल। और प्रिवी काउंसिल जो होता था ब्रिटेन, जैसे कि अगर फेडरल कोर्ट में कोई समस्या अपने लेकर जाते हैं, फेडरल कोर्ट अपना देता है और उस समस्या से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसको जो है किसी और कोर्ट में लेकर जाते हैं, फिर उसका देखते हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक तो निर्णय निकलेगा ना जो उसका फाइनल होगा। तो ये फाइनल करने वाला नहीं था, ये फेडरल कोर्ट आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो फाइनल डिसीजन देता है। आपके यहाँ हाई कोर्ट होता है, पहले हाई कोर्ट में जाए, पहले तो ऐसे जिला वाइज चलेगा, जिला से राज्य में, राज्य स्तर पे जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर किस में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट से भी आप खुश नहीं है निर्णय से तो लास्ट आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं है तो कहीं नहीं जा सकते, उसका वही क्या होगा? फाइनल होगा। उसने जो निर्णय दे दिया
वही मान्य होगा, बाकी और कोई मान्य नहीं होगा, उसका अंतिम होता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन इसमें था कि इसमें आपको संतुष्टि अगर नहीं मिलती है, उसके निर्णय से आप खुश नहीं हैं, तो आप जो है प्रिवी काउंसिल में जाकर अपनी अपील दायर कर सकते हैं, वहाँ पे अपील कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट में अंतर समझ में आया ना? हाँ, फेडरल कोर्ट का मतलब होता है एक तरह से उच्च न्यायालय, समझिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलेंगे, कहेंगे नहीं इसको, एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलेंगे। उच्च न्यायालय है कि अगर यहाँ से निर्णय हमको नहीं मिल पाता है, उससे हम खुश नहीं रहते हैं, तो फिर आगे भी जाकर इसको हम जाकर जो है अगले न्यायालय में शिकायत इसका कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये पूरा ख़त्म हो गया। अब संविधान निर्माण की बात आएगी। यहाँ पे होगा द्वितीय विश्व युद्ध, और उसी में भारतीय वाले मांग करेंगे कि हमारे भारत देश का भी क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। और इसी संविधान के होने की मांग करने की वजह से अंग्रेज सोचे कि अब तो द्वितीय विश्व युद्ध होने ही वाला है। ठीक है, किससे? यूके से, ब्रिटेन से, क्योंकि महारानी तो वही की थी ना। हाँ, ब्रिटेन से, फ्रांस, रूस, सब एक तरफ थे। ये अमेरिका भी आ जाता है, उधर ही अमेरिका भी था। और उसके बाद से इधर देखा जाए तो जापान हो गया आपका, और उसके बाद से जर्मनी हो गया। जर्मनी इटली सब जो होता है, ये सब एक तरफ थे। और सबसे पलड़ा जो भारी था किसका था? हिटलर का था, क्योंकि हिटलर बहुत ही डेंजरस व्यक्ति था, बहुत ही खतरनाक था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ये दिख रहे थे, और ये लोग बेचारे कमज़ोर दिख रहे थे। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का महारानी वाला जो था, ये सब कमज़ोर थे उससे। तो इन्होंने सोचा कि भारत वाले तो संविधान की मांग कर ही रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इनको जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कराते हैं। इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में जो है हम लोग का साथ दीजिए, फिर आपको जो है आपके संविधान बनाने का आदेश हम लोग दे देंगे, आप अपना संविधान क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, तो जो भारतीय हैं इन्होंने क्या कर दिया? द्वितीय विश्व युद्ध में जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब ये अंग्रेज लोग बहुत चालाक होते हैं ना, चालाक भी थे उस समय पे, लेकिन चालाकी उनकी चली नहीं, सीधा ख़त्म कर दिया यहाँ से, कहा कि नहीं, हमको नहीं जाना है, हमारा संविधान अपने आप खुद ही बनेगा। तो यहाँ से जो है अब संविधान की शुरुआत हो जाती है। आता है आपका जो है क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो है अंग्रेज़ों ने भारत भेजा था। क्रिप्स मिशन को जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया था? भारत भेजा था, और संविधान की मांग को पूरी की। यहाँ पे 9 अगस्त 1942 को आया था। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, हम सुने हैं ना? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। अब इस समय जो वायसराय है उनका नाम आता है लिन लिथगो। हाँ, लिन लिथगो। इस समय जो वायसराय आपके होते हैं, जब संविधान निर्माण की बात आती है तो उसमें पूछा जाता है कि जब संविधान निर्माण की बात चल रही थी, जब आपका क्रिप्स मिशन आया था, तो उस समय जो है आपके प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री भी पूछा जाता है, वायसराय भी पूछा जाता है। तो वायसराय आपका लिन लिथगो थे, और प्रधानमंत्री की बात करें तो उसका नाम आता है विंस्टन चर्चिल का नाम आता है। ठीक है, तो पीएम जो है चर्चिल है, और वायसराय कौन है? लिन लिथगो। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, फिर जो है एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग इसको। ठीक है ना, लिखवा दीजिए। ऐसे नोट कर लेंगे क्या? ऐसे नोट कर लेंगे? हाँ, नहीं हो पाएगा, चलिए वैसे कर भी लेंगे नोट ना। यहाँ से हम हटा देते हैं, और ये पूरा लिख लीजिए। चलिए आप ये लिखिए, फिर नीचे लिखवा देते हैं इसके। ये लिख लीजिए, तो शॉर्ट फॉर्म में दोहराना अच्छा रहेगा। हाँ, लिख लीजिए। उसके बाद सब चाहेंगे तो विस्तार में भी हम लिखवा देंगे। ठीक है, देखिए ये अधिनियम तो 1935 का अधिनियम है। ठीक है, 1935 का अधिनियम है। पूछा जाता है कि 1935 का अधिनियम लागू कब हुआ था? क्या पूछा जाता है? ये लागू कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। यह अधिनियम लिख लीजिए, यह अधिनियम इसके आगे, यह अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को
1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ। हो गया। फिर इसके आगे बात करें। इसके आगे अब जो है लिखिएगा, अगला लिखिएगा। अगला पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना यंग हिल्टन आयोग। चको नहीं लाए जी। यंग हिल्टन आयोग, इसी को बोलते हैं हम लोग शाही आयोग। क्या बोलते हैं? शाही आयोग की सिफारिश पर ओए क्यों लिखे हैं? अरे सही बोल रही है लाली। आयोग की सिफारिश, शाही आयोग यानी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1934 के अधिनियम द्वारा 1934 के अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 को, ऐसे चाहते हो तो हाँ, 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को लागू किया गया। स्थापित किया गया। हाँ, स्थापित किया गया, लागू किया गया, स्थापित किया गया। ठीक है, स्थापित किया गया। या स्थापना हुई। ठीक है, दोनों चीज़ें की। उसके बाद ये लिख लिए हैं 7 न्यायाधीश थे। 2 भारतीय न्यायाधीश, जैकब और सुल्तान। एक चीफ जस्टिस का आपके सर मॉरिस गोवायार। अखिल भारतीय महासंघ, ये भी लिख लिया है ना। हाँ, फेडरल कोर्ट हो ही गया। फेडरल कोर्ट लिख ही लिए हैं 1937 में। ठीक है, ये हो गया। गवर्नर भी हो गया। देखिए, जिसके पहले गवर्नर, इसमें लिख लीजिए आरबीआई के, या अगला पॉइंट करके लिख लीजिए आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओस्बर्न स्मिथ। अगला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट को दासता का घोषणा पत्र इन्वर्टेड कमा लगा ले,
दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर या दास्ता का चार्टर या दास्ता का चार्टर कहा तथा इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित ना, हाँ, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी। इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी। ठीक, उसके बाद अगला, इस एक्ट के तहत पहली बार इस एक्ट के तहत पहली बार 3 सूचियों के माध्यम से 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक, टेप नहीं करना। चलिए अगला लिखिएगा, 3 सूचियां बनाइए। एक तरफ लिखिए सूचियों का नाम, दूसरी तरफ लिखिए जो है, हाँ लिखिए, यहाँ पे लिखिएगा सूची का नाम, ठीक है, सूची का नाम। दूसरी तरफ लिखिएगा कानून निर्माण और तीसरा नंबर लिख लीजिएगा विषय। ठीक है, तीसरा जो है विषय। तो पहला क्या आता है बताइए? संघीय सूची, ठीक है। अब संघीय सूची पर कौन? संघ सरकार का मतलब समझते हैं ना? संघ सरकार का मतलब क्या होगा? जो केंद्र में सरकार होगी वही। और इसमें कितना विषय है? 59, ठीक है। और उसके बाद से प्रांतीय सूची, इस पर जो है प्रांतीय सरकार, प्रांतीय का मतलब समझ रहे हैं ना? राज्य सरकार, ठीक है। और इसमें कितना है? 36। और तीसरा नंबर आता है समवर्ती सूची। इस पर कौन बनाता है? दोनों, यानी कि केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। केंद्र और राज्य सरकार, ठीक है। और इसमें कितना है आपका? एक मिनट रुकिएगा, इसमें 54 है ना, इसमें 36 है, ठीक है। हाँ, प्रांतीय में 54 है और इसमें आपके 36, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से इसके आगे और क्या बताया था? हाँ, ये लिखिएगा, इस एक्ट के तहत कलकत्ता स्थित अपेक्ष न्यायालय को
यस सर, रुकिए। अपेक्स न्यायालय को 1 अक्टूबर 1937 को 1 अक्टूबर 1937 को 1 अक्टूबर 1937 को 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसका नाम संघीय न्यायालय, तथा इसका नाम संघीय न्यायालय, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट कर दिया गया, कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक है, जिसमें जानते हैं मुख्य न्यायाधीश को, और वो छह जो है अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन थे आपके? सर मॉरिस गोवेयर। ठीक है, लिख लिया है ना इसको? हाँ, सर मॉरिस गोवेयर। 2-3 पॉइंट और है। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का पूर्वगामी माना जाता है। भारतीय संविधान का पूर्वगामी माना जाता है। अगला है भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा, संरचनात्मक भाग या ढांचा, संरचनात्मक भाग या ढांचा काफ़ी हद तक लिख लीजिएगा इसमें, काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ठीक है, के अधिनियम से लिया गया है। और कुछ बताए जो इसमें छूटा, कुछ बताओ, और कुछ छूटा है क्या? भाग या ढांचा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है, काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है।